इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इस में से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैं 1885 से लेकर 1947 तक जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हैं, जो भी हुआ है देश के अंदर, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट कार्य हुए हैं वो सभी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो आएगी वो दो पार्ट में आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों पार्ट्स को देखिए और फिर उसके बाद देखिए, जज कीजिए कैसे आपके एग्जाम में सारी चीजें कवर होती है या नहीं होती है। इसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करूंगा। अगर आप इतने पॉइंट करके जाते हैं तो आपके जो एग्जाम के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो एक एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बताता हूँ, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले है फाउंडेशन। अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 के अंदर इसकी फाउंडेशन हुई थी बॉम्बे में। उसके बाद इसके जो फाउंडर थे वो एओ हुम थे, मगर ये जो रिकमेंड किया था ये जो देश के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने रिकमेंड किया था। अब क्या हुआ था मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसके बारे में पीछे एक स्टोरी है, क्यों ऐसा ये संघ बनाया गया था, क्यों ऐसी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि भारत के अंदर जो लोग हैं पढ़े लिखे और जो क्रांतिकारी हैं वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, और वो ये जान पा रहे हैं कि अंग्रेज किस तरीके से उन पर राज कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी गतिविधियों को देख रहे हैं, ताकि उनके शासन में मुश्किलें आने लगी। तो इस समय जो वायसराय थे उसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा संघ बना दूं, एक ऐसी चीज बना दूं जिससे कि वो उसमें बिजी हो जाए। तो इसलिए इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका जो शुरुआती नाम था उसकी बात करूं तो वो इनिशियल नेम जो था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन या कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये जो कांग्रेस वर्ड है ये बाद में जुड़ा, ये बाद में दादा भाई नौरोजी ने ऐड किया है इसको। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके जो पहले प्रथम जो अध्यक्ष थे या प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जो 1885 के पहले सेशन के अंदर जिन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी। उसके बाद अगर इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। पहली वुमेन, ध्यान रखना वुमेन प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, वो थी एनी बेस, जो 1970 के अंदर के सेशन के अंदर प्रेसिडेंट बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो इंडिया। देखो उसमें खाली वुमेन था, और ये जो एनी बीस थी यहाँ की नहीं थी, आयरलैंड की थी। तो अगर कोई पूछे या एग्जाम के अंदर आए कि इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी, जो 1925 के सेशन के अंदर प्रेसिडेंट बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 के सेशन के अंदर प्रेसिडेंट बने थे। एक क्वेश्चन और इसमें ऐड हो सकता है, वो हो सकता है कि महात्मा गांधी जी, हाँ महात्मा गांधी जी एक प्रमुख व्यक्ति थे इस स्वतंत्रता के अंदर, तो इसलिए उनके बारे में पूछा जा सकता है कि वो किस सेशन के अंदर प्रेसिडेंट। तो 1924 के जो सेशन हुआ था उसके अंदर, जो बेलगांव कर्नाटका में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी, और एक ही बार बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर इससे आ सकता है तो ये पूछा जा सकता है, एक और प्रमुख सेशन हुआ था जो 1929 में लाहौर में हुआ था। ये प्रमुख सेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। क्यों था? क्योंकि इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी पूर्ण रूप से, वो इसी के अंदर की थी। और हम ये जानते हैं कि 26 जैन 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है।
और एक और बात, ये जो 26 जैन है, इसी दिन हमारे गणतंत्र दिवस को भी मनाया गया था और हमेशा मनाते हैं 26 जनवरी को। वो इसी वजह से ये डेट यहीं से आई हुई है। अगली बात करते हैं, अगर कोई पूछ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट कौन बना था या अध्यक्ष कौन बना था, तो वो बने थे दादा भाई नौरोजी। और कहां पर सबसे ज्यादा बार ये सेशन हुए थे, वो थे कोलकाता में। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो अभी तक पूछा नहीं है मगर पूछा जा सकता है कि 2 बार लगातार अध्यक्ष की पोस्ट पर कौन व्यक्ति था, तो उसमें थे सुभाष चंद्र बोस। मगर सेकेंड टाइम उनको रिजाइन करना पड़ गया था 1939 के जो सेशन में, उन्होंने रिजाइन कर दिया, मगर वो 1938 के अंदर पूरी तरीके से अध्यक्ष थे। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं ऐड करता हूं जो पूछ सकते हैं कि स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस होते समय, उस समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। प्लानी जी। तो उम्मीद करता हूं इन सब से रिलेटेड, इन सब से बाहर इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आगे मैं इसके जो बाकी जो सेशंस हैं या कह सकते हैं जो भी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी भी वीडियो लेके आऊंगा, मगर अभी सिर्फ इतना ही इस टॉपिक से रिलेटेड। और ये भी बहुत ज्यादा है, अगर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अगर देखूं तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, बात करते हैं बंगाल का विभाजन 1905। जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट घटना थी वो हुई थी 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। इसके पीछे दो कारण थे बंगाल का विभाजन करने के। एक तो थे कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी बंगाल के लोगों में वो बढ़ती जा रही थी, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिसको कुचलना था अंग्रेजों को। दूसरा कारण था हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाना। ठीक है, इन दोनों के बीच में फूट गिर जाएगी तो आगे क्रांतिकारी घटनाएं होंगी नहीं है, आपस में लड़ते रहेंगे और अंग्रेज क्या करते रहेंगे, राज करते रहेंगे। तो इस समय के जो वायसराय थे उनको याद रखना है, जो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, इसमें अंदर डेट जरूरी नहीं है पर फिर भी अगर बात करें तो पूछ सकता है कि कब ये अप्लाई हुआ। ठीक है, तो वो था 16 अक्टूबर 1905 और इसी दिन को पूरे देश के अंदर या कह सकते हैं बंगाल के अंदर शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। बंगाल का विभाजन दो जगह पे हुआ, दो में हुआ। एक था वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल की ये रेस्ट भी कह सकते हैं, वेस्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, वेस्ट बंगाल, और एक था ईस्ट, पश्चिम और पूर्व। इसके अंदर जो जो चीजें आई थी वो मैं बताता हूं। इसमें कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं, बंगाल प्लस बिहार और उड़ीसा। और जो ईस्ट बंगाल के अंदर था वो था ईस्ट बंगाल और असम। अब बात करते हैं इसमें ऐसा क्या था। इसमें ऐसा था कि इसमें जो हिंदू थे वो 4 गुना थे और बाकी 1 गुना मुस्लिम थे, कि मतलब मुस्लिम के 4 गुना हिंदू थे। और ऐसी इसमें बात करें तो इसके अंदर 3 गुना मुस्लिम्स थे हिंदुओं के मुकाबले। मगर अंग्रेजों ने कहा कि हम जो विभाजन कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन बेस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम एक बंगाल बहुत बड़ा राज्य है और बंगाल को संभालना इतना आसान नहीं है, तो हमें इसका विभाजन करना होगा। और इस विभाजन की मेन वजह जो बताई थी वो एडमिनिस्ट्रेशन था, मगर रियल जो बात थी वो ये दो कारण थे कि राष्ट्रवाद की भावना को रोकना और हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालना, यही दो वजह थे। अगर मैं इसमें एक और की बात करूं तो इसमें जो सॉन्ग गाया गया, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, आमर
सोन बांग्ला, वो इस समय पे ही गाया गया था, बंगाल के विभाजन के समय पे। ठीक है, तभी रविंद्रनाथ जी टैगोर जी ने इसको लिखा और तब ये इस विभाजन के समय पे गाया और आज ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसी समय एक और चीज हुई, इसके बाद जैसे ये विभाजन हुआ तो लोग भड़कने लगे और उन्होंने क्या किया, 1905 में एक स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट की शुरुआत की। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसमें क्या था, इसमें सभी के सभी जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी दुकानें थी, वो सभी की सभी जला दी गई और लेने से मना कर दिया, क्योंकि अगर अंग्रेजों को रोकना था, अंग्रेजों को अपनी मनमानी करने से रोकना था, तो सबसे मुख्य कारण था उनके व्यापार को रोक दें। और भारत से उनका व्यापार बहुत ज्यादा होता था, वो क्या करते थे, बाहर से चीजें लेके, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और बाहर बनवा के लेके आते थे और यहाँ पर बहुत महंगे दामों में बेचते थे। अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उनके कपड़े या जो भी वो सामान लेके आते थे वो नहीं खरीदेंगे तो अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इसी वजह पर ये शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कोलकाता के अंदर हुई थी, वहीं पर इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुई थी और ये उसकी डेट लिखी, डेट ज्यादातर आती नहीं, सिर्फ इतना पूछा जाता है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1905 के अंदर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगली बात करते हैं 1906 के अंदर। अब क्या हुआ, जैसे ही बहिष्कार मूवमेंट शुरुआत हुआ तो अंग्रेज तो बैठने वाले नहीं थे, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, क्यों ना हम एक ऐसी पार्टी बना दें, ऐसी पार्टी बनवा दें जो कांग्रेस के सामने खड़ी हो जाए और कांग्रेस जो ये कर रही है, जो नए नए मूवमेंट्स लेके आ रही है, इनको रोक सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों की तरफ देखा और उनके दिमाग में ये बात डालनी स्टार्ट कर दी कि जब तुम आजाद होगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं जो भारत की जो प्रशासन व्यवस्था है उसकी भागीदारी सारी कांग्रेस की तरफ चली जाएगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई। कांग्रेस जैसी एक मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई जो की थी आगा खान ने 30 दिसंबर 1906 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सिर्फ एक महत्वपूर्ण कारण वो था सेशन, अगर मैं बात करूं तो उसकी बात करता हूं, 1940 का सेशन। 1940 के सेशन में क्या था, 1940 ये इसलिए जरूरी है, ये लाहौर में हुआ था और मोहम्मद अली जिन्ना जी इसके प्रेसिडेंट थे और इसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। तो इसमें सिर्फ इतना ही याद करना है, डेट याद करनी है, किसने इसकी फाउंडेशन की थी और कौन सा एक सेशन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं अगले की, 1907 के अंदर। 1907 के अंदर अगली जो तारीख है वो 1907 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक था नरम दल, एक था गरम दल। नरम दल और गरम दल में बंटने का मुख्य कारण था इस सेशन की अध्यक्षता, कि इस सेशन की अध्यक्षता कौन चाहते थे, नरम दल वाले चाहते थे कि हमारी पार्टी से हो, गरम दल वाले चाहते थे हमारी पार्टी से। ठीक है, तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये जो सेशन हुआ था वो सूरत के अंदर हुआ था। इसकी जो प्रेसिडेंट बने थे वो राज बिहारी घोष थे। ठीक है, और जो इसके जो लीडर थे वो जो डिवाइड हो गए थे वो इस तरीके से थे, कुछ मैंने नाम लिखे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, दादा भाई नौरोजी, सुंदरनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके हेड थे। ठीक है, और इसमें तो लाल बाल पाल थे। ठीक है, ये लाल बाल पाल, ठीक है, लाल पाल बाल, ठीक है, जो भी थे इसके अंदर ये सारे के सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया, कांग्रेस का विभाजन कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी अध्यक्षता, क्योंकि जिसके पास अध्यक्षता जाएगी वो पावर में आ जाएगा, वो एक तरीके से कांग्रेस कांग्रेस के साथ साथ भारत के अंदर भी अपने हक की मनमानी कर सकता है। तो गरम दल वाले गरम तरीके से सोचते थे, नरम दल वाले नरम तरीके से सोचते थे, जिसकी वजह से दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। बाद में किसी की नहीं मानी और राज बिहारी घोष जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो बाल गंगाधर तिलक
अपनी पार्टी को लेके, या कह सकते हैं अपने बंदों को लेकर अलग हो गए। ठीक है, अलग हो गए, और उनके उसके बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया 1908 के अंदर। और अंग्रेजों ने कहा कि तिलक कांग्रेस के विरोधी हो गए हैं और वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि बम फेंका जाएगा, बम फेंका जाएगा, और इसी वजह से उन्हें 6 वर्ष की कारावास भी हुई थी। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो प्रमुख क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है कि ये कांग्रेस का विभाजन कौन सी तारीख को हुआ, इस समय के जो अध्यक्ष थे या प्रेसिडेंट थे वो रास बिहारी घोष थे। उसके बाद बात करें, अगर कोई पूछे कि नरम दल और गरम दल में कौन कौन व्यक्ति थे, तो ये प्रमुख व्यक्ति थे जो नरम दल और गरम दल में थे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं आगे, बात करते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, बाध्य प्रतिष्ठ अधिनियम 1909। तो सबसे पहले इसकी तारीख को याद रखना है, 1909 के अंदर। अच्छा, ये जो बनाए थे दो व्यक्तियों के नाम पे बेस्ड है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और वाइसराय था। ये बनाया किस लिए था? इसके भी दो वजह थे। एक तो 1892 के अधिनियम के अंदर सुधार करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा वजह था जो क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी धीरे धीरे, कभी स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती, कभी कांग्रेस अलग हो जाती, छोटे छोटे जो, तो उन सभी को रोकने के लिए ये चलाया गया था। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया। मतलब हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाना है। और वो कैसे लड़ सकते हैं? अगर किसी तरीके से मुसलमानों को ये राइट दे दिया जाए, ये अधिकार दे दिया जाए कि उन्हें वोट करने का अधिकार, और वोट भी ऐसे कि 2 वोट करने का अधिकार, एक तो अपने को देंगे ही देंगे, एक तो वोट मुस्लिम्स को जाएगी जाएगी, साथ साथ एक जो वोट जाएगी वो किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स को पार्टी को दे, जिससे कांग्रेस का नुकसान हो रहा था और जिससे कह सकते हैं कि दोनों के बीच में फूट गिर गई थी। तो इसके वजह से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस रिफॉर्म ने भारत का सर्वनाश कर दिया। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने भी लेटर लिखा था वाइसराय को और कहा था कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा आने वाले समय में, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद लगा 1911 में दिल्ली दरबार। अच्छा, ये दरबार तीसरी बार लग रहा था, दरबार तीसरी बार लग रहा था, इससे पहले 2 बार भी लगा था। 2 बार भी जो अंग्रेजों के जो राजा थे वो भारत की तरफ आए थे। मगर ये दरबार बहुत ज्यादा प्रमुख है क्योंकि इसके अंदर 2 ऐसे काम हुए थे। एक क्या हुआ था कि दिल्ली को भारत की नई कैपिटल बना दिया गया था, और जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको कैंसिल कर दिया था अंग्रेजों के राजा, या कह सकते हैं जॉर्ज पंचम जी ने। ठीक है, तो दिल्ली जो थी, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि दिल्ली को 1911 में डिक्लेयर कर दिया कैपिटल, मगर जो बनी थी वो 1912 को बनी थी। अगर इसकी जो डेट आएगी आगे, जब कभी भी दिल्ली का कोई भी एग्जाम, तो राजधानी जो डिक्लेयर तो 1911 में हुई थी, मगर पूरी तरीके से जो माना था वो 1912 के अंदर माना था। ठीक है, अच्छा, इसमें वायसराय का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस वायसराय ने क्या किया? इस वायसराय ने इस समय पर बहुत ज्यादा खर्च किए, और जिसकी वजह से भारतीयों पर अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से राज बिहारी बोस ने, घोष है, ठीक है, घोष है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिसाइड किया कि इनके ऊपर बम फेंकना है, और जिस वजह से 1912 में हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी हुई। ठीक है, बम फेंका गया, बम फेंका गया, मगर बम फेंका गया इनकी कार पे जब ये चांदनी चौक घूम रहे थे, तो ये बुरी तरीके से घायल तो हुए, मगर इनके ड्राइवर की उसमें मृत्यु हो गई और ये बच गए। ठीक है, उसके बाद जो रास बिहारी घोष थे वो जापान चले गए बचने के लिए, और इनको सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु भी माना है। ये वो व्यक्ति हैं, और आगे जाके आजाद हिंद
फौज का गठन भी राज बिहारी बोस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आएगा। इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना है कि इतना क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड कि हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1912 में। दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। 1911 में कौन आए थे? जॉर्ज पंचम जी आए थे। और उसके बाद उन्होंने क्या दो डिक्लेरेशन की थी? एक दिल्ली को नई कैपिटल बना दिया था और दूसरा था जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसको कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा आगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बारे में, ऐसा इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कंट्रीज के नाम लिखे थे। वैसे तो 30 कंट्रीज हैं जो आपस में भिड़ गई थी, मगर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कौन कौन सी प्रमुख कंट्री थी जो आपस में भिड़ रही थी। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ वॉर कर रही थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो पैक्ट हुआ था वो 1916 के अंदर हुआ था, लखनऊ पैक्ट। ये बहुत ज्यादा प्रमुख है। क्यों है प्रमुख? क्योंकि इसके अंदर दो ऐसे काम हुए थे। दो ऐसे काम क्या हुए थे? अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होते ही दोनों जो कंट्रीज थी जो आपस में एक दूसरे के विरोधी होगी, अपोजिशन में खड़ी होगी और वॉर स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटेन ने क्या किया, टर्की को टेक ओवर कर लिया। और जैसे ही टर्की को टेक ओवर किया, टर्की को जैसे ही टेक ओवर किया, तो मुस्लिम्स लोग क्या थे, टर्की के राजा को अपना खलीफा मानते थे। टर्की के राजा को अपना खलीफा मानते थे। और जैसे ही टर्की के राजा को अपना खलीफा मानते थे, अगर वो राजा के पद से उतरेगा तो खलीफा के पद से भी उतर जाएगा। और इस वजह से मुस्लिम्स लोग क्या हो गए थे, आपस में नाराज हो गए थे और वो जाकर कांग्रेस से मिल गए। तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो यही था कि मुस्लिम्स और हिंदुओं का मिलन। दूसरा काम क्या हुआ था इसमें, नरम दल और गरम दल का भी मिलन इस के अंदर, इस पैक्ट के अंदर हुआ था। तो दो प्रमुख कारण हुए थे इसके अंदर। सबसे पहला जो कारण था वो था हिंदू और मुस्लिम का मिलन, और दूसरा था नरम दल और गरम दल का मिलन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग क्या थी? होम रूल लीग जो की शुरुआत हुई थी वो दो इंसानों ने की थी। दो प्रमुख इंसान थे इसके अंदर। एक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 6 साल का कारावास पूरा करके अब आ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, होम रूल लीग की शुरुआत की। ठीक है, शुरुआत क्या थी, ठीक है, इसका जो रीजन बनाया इन्होंने 1900, जो रीजन था वो महाराष्ट्र था। जो शुरुआत जो की थी होम रूल लीग की, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगर मैं डेट की बात करूं तो अप्रैल 1916 के अंदर होम रूल। अच्छा, होम रूल का मेन मकसद क्या था? सेल्फ रूल, अपना रूल। अंग्रेजों के जो एम्पायर है उसके अंदर खुद का रूल। ठीक है, और ये हमारे देश का नहीं है, ये आयरिश ओरिजिन से लिया गया है। आयरिश ओरिजिन से लिया गया। और आयरिश ओरिजिन से कैसे लिया गया, इसकी जो दूसरी जो प्रमुख नेता थी, या कह सकते हैं प्रमुख व्यक्ति था, वो था एनी बीसेंट। एनी बीसेंट, एनी बीसेंट जो आयरलैंड सी थी। और इन्होंने तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी का साथ दिया और सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। और इन्होंने कहां पे की, इन्होंने अपना रीजन जो बनाया वो बनाया मद्रास और तमिलनाडु। ठीक है, ये लोगों के पास जाती और समझाती कि अंग्रेज किस तरीके से शोषण कर रहे हैं और किस तरीके से हमें उनके शोषण का विरोध करना चाहिए और आगे आगे कैसे कैसे हमारे जो प्रमुख नेता है उनका हमें साथ देना चाहिए। तो इसमें अगर दो चीज पूछी जाएगी, सबसे पहली डेट, होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। दो प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, इनके जो रीजन थे वो महाराष्ट्र और कर्नाटका थे। इन्होंने जो किया वो होम रूल लीग मद्रास और तमिलनाडु के अंदर किया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की,
गांधी एरा, ये बहुत ज्यादा प्रमुख है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी सिर्फ गांधी जी के बारे में बता रहा हूँ, गांधी जी के बारे में क्या क्या है, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद उनका फादर का नाम करमचंद गांधी था। उनका जन्म जो हुआ 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनकी जो डेथ हुई 30 जनवरी 1948 को हुई। वो गोली मार दी थी नथुराम गोडसे ने। ठीक है, उनका जो प्लेस बर्थ था वो गुजरात पोरबंदर था। उनकी वाइफ जो थी कस्तूरबा गांधी थी। इनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, इनके 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, उसके बाद इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, ये बहुत ज्यादा प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, याद हो तो कहीं पे हमने इनका यूज भी किया था। नरम दल के ये नेता थे, कांग्रेस के विभाजन में मैं लिखे हुए थे, तो उसमें यही थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी एक फेमस स्टूडेंट थी मीराबेन, ठीक है, जो इंग्लैंड से थी। ठीक है, ये इंग्लैंड पढ़ने गए थे 1888 में, और फर्स्ट टाइम इन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल 1906 के अंदर किया था। उसके बाद अगली चीज, ये पहली बार जो जेल गए थे ये 1908 के अंदर गए थे। ये जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहां पर अलग अलग तरीके से अपने सत्याग्रह का इस्तेमाल करके इन्होंने वहां पर जो ब्लैक एक्ट था उसका विरोध किया था, जिसकी वजह से इनको जेल भेजा गया था। इन्होंने कुछ आश्रम भी करे थे, जो ये हैं, ये सारे कुछ आश्रम हैं। ठीक है, फिनिक्स था 1904 के अंदर, टोस्टोयल था 1910 के अंदर। ये दोनों साउथ अफ्रीका के अंदर इनकी स्थापना की थी। ये जो था, ये साबरमती सत्याग्रह आश्रम, ये दोनों अहमदाबाद इंडिया के अंदर है। इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1915 और 1915 कह सकते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, जब भारत के अंदर आए महात्मा गांधी जी तो कौन सा आश्रम सबसे पहले, तो सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद ये 2 और आश्रम है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है मगर इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। ये 1929 के अंदर इसकी स्थापना हुई, और इसके बाद इनकी स्थापना 1936 के अंदर हुई। ये उत्तराखंड में, और ये जो है ये महाराष्ट्र में। ठीक है, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, जिस किताब में लिखी गई है, जिसमें लिखी है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऑटोबायोग्राफी जो है वो किस बुक के, या उनका नाम क्या है ऑटोबायोग्राफी का। जो फेमस बुक है, कई बार आया ये क्वेश्चन, फेमस बुक क्या क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम, और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। सबसे ज्यादा बार ये इस बुक की चर्चा हुई है एग्जाम के अंदर कि ये बुक किसकी है। तो इसमें जो बुक लिखी है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है, तो ये बार बार पूछा जाता है। और हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये 4 बुक है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद अगली बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके कुछ नामों से ये फेमस हुए हैं। इनके कुछ नाम दिए गए हैं जिनके नाम से ये फेमस हुए हैं, तो वो नाम क्या क्या हैं? पूछा जाता है कि बापू किसने बोला था, या महात्मा जी किसने नाम दिया था। तो सबसे पहले फादर ऑफ नेशन, या कह सकते हैं राष्ट्रपिता, किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने इनका नाम जो था राष्ट्रपिता वो दिया था। उसके बाद महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, पहले इनको गांधी जी कहा जाता था, फिर जब बाद में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके बाद इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने संबोधित किया महात्मा के नाम से। बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू, वन मैन आर्मी, क्योंकि जहां ये खड़े हो जाते थे वहीं पर सारी पब्लिक इनके पीछे पीछे चल देती है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये आगे पढ़ोगे इस व्यक्ति के बारे में भी। ठीक है, इसके हिसाब से आगे जाके हमारी स्वतंत्रता भी होगी। आगा मलंग बाबा, ये पूछा गया है, तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के जो व्यक्ति थे उन्होंने दिया था। उसके बाद मैजिशियन शेख मुजीब उर रहमान ने दिया था। किंग ऑफ बैगर पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। हाफ ने अदनंगा भिखारी विंस्टन चर्चिल, और एक और दिया था इंडियन फकीर, वो था विंस्टन चर्चिल। तो ये बार बार पूछा जाता है इस
स्लाइड को देख लीजिए और इसके अंदर जो जो नाम है उनको याद कीजिए और किसने दिए ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार पूछा जाता महात्मा किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। बापू किसने संबोधित किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उसके बाद आगे की। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 के अंदर भारत आए और ये 9 जनवरी मुख्य डेट इसलिए भी है क्योंकि 2003 से भारत के अंदर इसको एक दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसको कहते हैं एनआरआई डे, हिंदी में कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, इंग्लिश में कहते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन डे। इसको मनाया गया 2003 से 9 जनवरी, हर साल 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इस डेट को याद रख लीजिए। गांधी जी इस दिन भारत के अंदर आए थे साउथ अफ्रीका से। एक क्वेश्चन और इसके अंदर पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सेशन था या फिर कह सकते हैं कौन से ईयर गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। तो 1906, कुछ समय के लिए बीच में आए थे गांधी जी। गांधी जी भारत के अंदर आए थे और वहां पर यहां पर आकर उन्होंने एक सेशन भी अटेंड किया था फर्स्ट टाइम। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1901 में पहली बार गांधी जी ने उस सेशन को अटेंड किया था। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने अभी तक जो बताया मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने बात की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट करे हैं वो सभी आएंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल में, दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्यादातर जो पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि किसने किया था, कौन से वाइस राय थे उस समय पे और डेट कौन सी थी। उसके बाद अगली चीज थी स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट। उसके बाद अगली चीज जो आई थी वो भी 5 में। उसके बाद स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो था वो था पार्लियामेंटो रिफॉर्म, और उसके बाद दिल्ली दरबार, और नेक्स्ट जो था वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। और उसके बाद दो और चीजें कराई है मैंने। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि दो वजह से, क्योंकि यहां पर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों आपस में मिल गए थे और नरम दल गरम दल जो 1907 के सेशन सूरत के अंदर अलग हो गए थे उसमें एक दूसरे के साथ मिल गए। उसके बाद होम रूल लीग, और उसके बाद जो आता है वो गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में बताया। अब जो अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर मैं इसके आगे की कहानी बताऊंगा और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और देखिए इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए हैं ज्यादातर वही एग्जाम के अंदर आए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे और किसी भी बुक के अंदर जाएंगे, किसी भी बुक से क्वेश्चंस करेंगे तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं उम्मीद करता हूं इन सभी पॉइंट से, ज्यादातर जो पॉइंट्स आते हैं वो पूछे जाते हैं कि कौन से सन में क्या हुआ था, इनसे में क्या क्या, कौन प्रेसिडेंट था, कौन वायसराय था, क्यों ये हुआ। तो ये सभी के सभी वनडे एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम को बहुत अच्छा बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।